नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश कमोडिटी विशेष में। आज कमोडिटी विशेष में हम बात करने वाले हैं ग्वार को लेकर। ग्वार की पूरी एबीसीडी बताएंगे, ग्वार होता क्या है, ग्वारगम क्या होता है, ग्वार के सारे बाई प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ग्वार के भाव के बारे में बताएंगे कि मंडियों की स्थिति क्या है, डिमांड का ट्रेंड क्या है, एक्सपोर्ट की क्या स्थिति है। तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दो मेहमान भी है। सबसे पहले हमारे साथ गजेंद्र पारक जी हैं, डायरेक्टर हैं राजहंस गम इंडस्ट्रीज के, और साथ ही आगे जाने माने एग्री एक्सपर्ट और ग्वार के एक्सपर्ट पुखराज चोपड़ा जी भी हमारे साथ होंगे। उनसे हमने खास तौर पर ग्राउंड पर बातचीत की थी, वो भी सुन पाएंगे। लेकिन सबसे पहले बातचीत गजेंद्र जी से कर लेते हैं। गजेंद्र जी, सबसे पहला सवाल मेरा ग्वार को लेकर ये होगा कि काफी समय से भाव दायरे में घूम रहा है, क्या हो रहा है, किस तरह की डिमांड की स्थिति है, मंडियों में आवक की स्थिति क्या है, क्यों दाम इस तरह से सीमित दायरे में घूम रहा है? नमस्कार विश्वमोहन जी। देखिए, जो ग्वार की जो मंडी में प्राइसेस हैं वो काफी टाइम से एक रेंज में चल रहा है। इवन जो एनसीडेक्स में भी जो प्राइसेस ग्वार सीड और ग्वार गम की आप देखिए, पिछले 2 महीने से अराउंड 10,000 से लेके 10,700-800 के बीच में रह रही है। जो आज से 2 महीने पहले जो सप्लाई थी 10,000, 15,000, 20,000 बोरी, वो आज घटकर 8 से 10,000 बोरी के बीच में आ चुकी है। तो सप्लाई बड़ा कंसर्न नहीं है। डिमांड की बात करें तो डिमांड काफी टाइम से जो 27-28,000 टन लगभग हम अक्टूबर से देखते हुए आ रहे हैं। 27 से 28,000 टन के बीच में एक्सपोर्ट डिमांड और 5,000 टन, 4 से 5,000 टन डोमेस्टिक डिमांड है। जो अभी जो सप्लाई जो आ रही है विश्वमोहन जी, वो आ रही है जो स्टॉकिस्ट है। एक तो मार्च का महीना, और दूसरा जो भाव भी काफी गिरे हैं, तो मार्जिन मनी और ये सब करके ये सप्लाई अभी बनी हुई है। गजेंद्र जी, अब बात एक्सपोर्ट के ट्रेंड को, क्या लग रहा है, किस तरह का ट्रेंड देखने को मिल रहा है एक्सपोर्ट में? आगे क्या स्थिति हो सकती है? क्या कुछ नई इंक्वायरी आ रही है? जो पीक सीजन होता है अक्टूबर से मार्च अप्रैल के आसपास का, उस सीजन में ओवरऑल किस तरह के डिमांड की रिपोर्ट है, और आगे उसके बाद क्या हो सकता है, इस पर बताइए। देखिए, जो पिछले 6 महीने हैं उनमें तो एक्सपोर्ट इंक्वायरी बढ़िया रही। इवन एक्सपोर्ट नंबर्स भी काफी बढ़िया हैं। तो जो पीक टाइम है वो एक्सपोर्ट मंथ का वो रहता है अराउंड अक्टूबर से लेके मार्च अप्रैल तक। तो पीक टाइम में हमने अच्छी डिमांड देखी है। अब आगे जो अप्रैल से लेके वापस सितंबर तक ये मानसून टाइम भी रहता है। इसमें डिमांड सप्लाई से ज्यादा बारिश की खबरें ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। तो अभी तक तो जो सिनेरियो था वो डिमांड का ठीक था, लेकिन आगे डिमांड कैसी रहती है उससे ज्यादा मानसून जो वो फेवर में कैसे रहता है। आगे जो प्राइस का एक्शन रहेगा वो डिमांड के बजाय मानसून पे शिफ्ट हो जाएगा। गजेंद्र जी, आपसे अब मेरा एक सवाल ये होगा, क्या ग्वार में आपको यहाँ से तेजी दिख रही है, और ग्वार का रिजनेबल प्राइस, ग्वार सीड का और ग्वारगम का आपको क्या देखता है? जो करेंट भाव है ये रिजनेबल आपको लग रहा है या कुछ और आपको दिख रहा है? आप क्या कहेंगे? लंबी अवधि में तो विष्णुमोहन जी बिल्कुल तेजी दिख रही है, क्योंकि फंडामेंटल्स में कहीं कोई कमी नहीं है। फंडामेंटल्स तो ग्वार के आज भी स्ट्रांग है। ठीक है, एक्सचेंज में जो एनसीडेक्स है उसमें वॉल्यूम कम है, पार्टिसिपेशन कम है, लोगों का ध्यान इक्विटी की तरफ ज्यादा जा रहा है। उसकी वजह से पार्टिसिपेंट कम होने से इसके अंदर जो छोटे ट्रेडर हैं उनको फंसाया जा रहा है, और उनके थ्रू नाजायज भाव भी किए जा रहे हैं, और उसका नतीजा हम देख भी रहे हैं। आज जो ग्वार की फेयर वैल्यू है वो 5500 से लेके 5800 के बीच में होनी चाहिए, और गम 10 से जो 10,000 अभी प्राइस चल रहा है उसकी फेयर वैल्यू अभी 11,500 रुपए पर क्विंटल होनी चाहिए। तो मुझे लग रहा है आने वाले समय में जैसे जैसे चीजें सही होगी, एक्सपोर्ट नंबर्स बढ़िया रहेंगे, आगे मानसून एक जरूर एक रोल प्ले करेगा, लेकिन ओवरऑल मुझे आगे जाके बाजार काफी अच्छे लग रहे हैं। गजेंद्र जी, ग्वार के जो डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स हैं, बाई प्रोडक्ट्स हैं, उसकी ग्रोथ किस तरह से आप देख रहे हैं? उसकी डिमांड किस तरह की है? उसका मार्केट कितना बड़ा है? उस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल विष्णुमोहन जी, जो बाई प्रोडक्ट्स हैं काफी अच्छे। जो ग्वार की कीमतों को मैं काफी समय से देख रहा हूँ, इंडस्ट्री भी चला रहा हूँ। तो जो बाई प्रोडक्ट है उन्होंने ग्वार की कीमत को काफी सपोर्ट किया है, क्योंकि आज से हम 10 साल पहले जब बात करेंगे तो ग्वार का रेशिया 1:3 था। अब ग्वार का रेशिया 1:2 है। तो बाई प्रोडक्ट जो आज से 10 साल पहले या 5 साल पहले कोरमा 2 से 2,500 3,000 रुपए बिकता था, वो आज
ऊपर में कोरमा 5500 रुपए ग्वार के प्राइस के बराबर बिका है। तो निश्चित ही पोटेंशियल है बाई प्रोडक्ट्स में ग्वार चूरी और ग्वार कोरमा, ये दोनों ही बाई प्रोडक्ट्स काफी इवन जो प्रोटीन की जो समस्याएं हैं विश्व भर में उनको फुलफिल कर रहे हैं। अभी जो कोरमे के प्राइस है वो 3700 से 3800 के बीच में है। वहीं चूरी में भी अच्छी डिमांड है और प्राइसेस 3000 3100 के आसपास चूरी में प्राइसेस। शुक्रिया गजेंद्र जी, आपने वक्त निकाला और ग्वार मार्केट का हाल बताया, क्या स्थिति है डिमांड को लेकर, प्राइस को लेकर भी आपने आउटलुक दिया और क्या रीजनेबल भाव ग्वार सीड और ग्वार गम का हो सकता है। चलिए अब एक और मेहमान जिनसे हमने बातचीत की थी वो है पुखराज चोपड़ा। उनसे हमने ग्वार की बारीकियों को समझने की कोशिश की थी, ग्वार की क्लास ली थी उनसे, ग्वार को वो काफ़ी नज़दीक से समझते हैं, उनसे तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई कि ग्वार होता क्या है, ग्वार सीड, ग्वार गम और उनके जितने भी डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्या अहमियत है, तमाम मुद्दों पर बातचीत की। आइए सुन लेते हैं। हमारे साथ ग्वार के जाने माने एक्सपर्ट है, लंबा अनुभव है, 55 साल से ट्रेडिंग का इनको अनुभव है, अलग अलग तरह के कारोबार में, और ग्वार को बहुत बारीकियों से समझते हैं क्योंकि देश में जहां सबसे ज्यादा ग्वार की खेती होती है उस बेल्ट से भी आते हैं, बीकानेर से। और इनकी दिलचस्पी इतनी ज्यादा है ना ग्वार में, और आपकी दिलचस्पी को मैं लोगों तक पहुंचाना चाह रहा हूं पुखराज जी। जी। लोग बहुत बार, जब अगर आप राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा इन 3-4 राज्यों को छोड़ देना तो बाकी के राज्यों में मैं कहीं भी जाता हूं तो ग्वार की बात होती है तो ग्वार होता क्या है, बेसिक चीजें भी समझ नहीं होती। तो आज बेसिक एक क्लास करते हैं ग्वार की, ग्वार की क्लास इसका नाम देते हैं जी। ग्वार होता क्या है, कौन सी फसल है ये ग्वार? देखिए ग्वार पहले किसी समय तो ये एकदम प्योर बारानी फसल जिसे हम कहते हैं मानसून आधारित फसल थी। बारानी क्या होता है, क्योंकि ये राजस्थान के कॉमन वर्ड है, रीजनल वर्ड बारानी का मैं मतलब हो समझता गया, हूं लेकिन दर्शक नहीं समझ रहे इसलिए जी जी एकदम सही पूछा आपने। बारानी मतलब हो गया असिंचित क्षेत्र, मतलब बिना सिंचाई की ये फसल है, यानी जो जो बारिश पे निर्भर है, जो जी, बारिश जी, पे निर्भर है। बिल्कुल। तो पूरी तरह से मानसून पे निर्भर है और ये जून जुलाई अगस्त का महीना है, हाँ, वो इसी की खेती के महीने हैं। ओके। तो ये जिस तरह की जमीन पे इसकी बुआई होती है, इसको ज्यादा पानी नहीं चाहिए, उसी तरह की हार्ड कमोडिटी भी है। ओके। ये 10-12 साल 15 साल तक खराब नहीं होती कमोडिटी। ओके, ग्वार 10-15 साल भी घर में रखे तो हाँ, खराब नहीं होता? खराब नहीं होता, उसमें कीड़े नहीं लगते? कीड़े नहीं लगते। जब खेत में रहता है तो कीड़े लगते होंगे? वो खेत में जब पैदावार होती है तब वो हरा होता है, तो हरे पौधे में तो कीड़ा लग सकता है, बिल्कुल। पर ग्वार उगने के बाद में, ग्वार जब हो गया अपनी शक्ल में पैदा हो गया, हाँ। तो उसमें फिर कीड़ा नहीं लगता है। उसमें फिर 10 साल में, 5 साल में, 15 साल में इतना इफेक्ट आता है कि उसकी कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, या तो येलो होता है या रेडिश थोड़ा हो जाता है। तो उसमें 100-150 रुपए कीमत इधर उधर करके, तो लेकिन कुछ के क्वालिटी पे कुछ इससे असर होता है, भाव पर असर होता है क्या? हाँ सिर्फ 100-150 रुपए भाव का असर होता है, बहुत बड़ा असर लेकिन नहीं होता। यूजेस में की मैं बात कर रहा हूँ, भाव तो नहीं, चलिए हाँ तो खरीदारों की बात हो गई, लेकिन जी जो जी, यूज कर रहे हैं उन पे कोई नहीं निगेटिव नहीं असर तो? नहीं 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 नेगेटिव असर नहीं होता यूजेज पे। यूज उसी तरह से आता है जिस तरह से नया ग्वार आता है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि थोड़ी विस्कोसिटी इसके अंदर कम हो जाती है, ताकत कम हो जाती है, ओके। पर वो कोई बड़ा इश्यू नहीं है ऐसा। तो इसको मतलब यदि कोई आदमी निवेश के तौर पे, जैसे हम सोने की चांदी की बात करते हैं निवेश के लिए, उस तरह से कमोडिटी में यही एक कमोडिटी है जिसपे निवेश किया जा सकता है। मतलब इसको आप कई साल तक यदि रखे 15 रहे, साल 10 साल हाँ इस तरह 15 से रख साल, सकते हैं हाँ आप, मैंने मतलब लंबी अवधि के लिए आप यहाँ पे रख सकते हैं। और यही वजह है कि बहुत बार बकाया स्टॉक, कैरी ओवर स्टॉक का पता ही नहीं चलता कि हाँ कितना है, बस इसी वजह से क्योंकि पता नहीं कौन अपने चलता। घर में कितना है। मान लीजिए अगर हर किसान अगर 500-500 किलो 200 किलो भी हर घर में रख रहे हैं, इतनी बड़ी तादाद, इतनी बड़ी जनसंख्या है, तो आप कैसे अंदाजा लगा देंगे? कोई अब सर्वे भी करेगा कितनी भी टेक्नोलॉजी का जी इस्तेमाल जी करके, घर जी घर जाके तो आप चेक करेंगे नहीं। जी जी सर अब ग्वार की हम बात करें तो बेसिक बातें कर लेते हैं। सबसे पहले ग्वार की फसल लोगों ने देखा है, मैं बहुत बार फुटेज चलाते हैं हम लोग चैनल पे, जी जी तो एक तो एक पौधे दिखते हैं, उसके बाद फलियां निकली हुई रहती है, जैसे मटर के फलियां निकली रहती है। जी जी। तो उसका इस्तेमाल क्या क्या होता है ग्वार का, शुरुआत से बताइए क्या क्या इस्तेमाल है उसका? देखिए ग्वार के इस्तेमाल को हम एकदम फर्स्ट पहले रूप से ले, तो हाँ सबसे पहला जब ये हरी शक्ल में रहता है हाँ। तो इसकी जो फलियां हैं वो सब्जी के काम में ली जाती है, ओके। तो उसकी सब्जी बहुत अच्छी बनती है। अमूमन हर पश्चिमी उत्तरी राजस्थान या दक्षिणी राजस्थान के हर घर में प्रतिदिन एक सब्जी फली की जरूर होती है उस समय। ओके। तो तो फली, कच्ची फलियां जिस समय कच्ची हरी फली रहती है हरी उस रहती समय। है, तो एक सब्जी के काम आती है। ओके।
पूरी तो फलियां काट के और मटर के तौर की तरह यूज करते हैं या पूरे छिलके के नहीं, साथ मटर उसको को तो खाते हैं? छीलना पड़ता है, उसको तो पूरे छिलके सहित ही ये सब्जी छिलका, बनती है और ओके। बहुत अच्छी सब्जी होती ये है। क्लैरिटी मैं दर्शकों के लिए चाह रहा था, हालांकि जी इतना जी। बेसिक। और डॉक्टर्स भी ये मानते हैं कि ये फली है ना अच्छी है, इससे जैसे किसी को ऑर्थोराइटिस हो, प्रॉब्लम हो, हाँ हाँ। घुटनों का दर्द हो और हो तो उसके भी वो काम आती है। पर हाँ, बहुत पुराने समय से ग्वार की फली की सब्जी खाने का चलन है। और राजस्थान के लोग खास तौर से जब ये ग्वार की सीजन होती है तो फली की सब्जी खाते ही खाते हैं, हर घर में एक बार तो बनती है, ओके चाहे सुबह की बने या शाम की बने। ओके। और सब्जी के भी अनेक प्रकार हैं, सूखी सब्जी, गीली सब्जी, जिसको अलग अलग रूप से बनाया जा सकता है। जी जी। उसके बाद में इसका जो दूसरा उपयोग है सूखने के बाद में, सूखने के बाद में फिर थ्रेसर से इसका ग्वार निकाल लिया जाता है फलियों से। ओके। वो ग्वार है। अब उसकी क्या क्या काम आता है, उसके पहले दाने को यानी निकाल लिया जाता है? दाने को, पहले तो ये दाना 1980 82 84 तक तो ये दाना ज्यादा काम में आता था गायों के लिए। ओके। जो दुधारू गायें होती थी उनको ग्वार दिया जाता था। क्योंकि उसमें प्रोटीन ज्यादा होते हैं। प्रोटीन ज्यादा होता है तो दूध की मात्रा भी बढ़ती थी और दूध भी वो पौष्टिक होता था। ओके और फिर उस दूध में से जो मक्खन या घी जो निकलता है उसकी क्वांटिटी भी अच्छी होती थी, ओके। क्योंकि इस ग्वार के अंदर ताकत बहुत है। तो इसको देने का तरीका होता था, इसको भट्टी के अंदर वो पका लिया जाता था और फिर वो गाय को वो दिया जाता था। ओके तो ये इस काम में आता था। उसके बाद में इसका इजाद हुआ सबसे पहले गम का। ओके। तो गम का इजाद होने के बाद में फिर ये पता लगा कि ये काफी गोंद जैसा होता है, मतलब चिपचिपा जो। चिपचिपा नहीं होता, ये सूखा होता है। पर ये नाम जैसे गोंद भी सूखा होता है ना, तो ये सूखा इसका गम। तो गम निकालने की प्रक्रिया क्या होती होगी? गम मान लीजिए निकालेंगे। मैंने दाना मटर जैसा अगर ग्वार का दाना आपने थ्रेसिंग जी से जी निकाल लिया, जी। उसके बाद उस दाने से गम कैसे निकाला जाता है? वो फिर मिल में जाता है। हम्म मिल में जाने के बाद में एक बार वो भट्टी से निकलता है ताकि उसकी जो मॉइस्चर हो वही तो वो खत्म हो जाए। और मोचर ऊपर के छिलके भी निकल जाते हाँ, होंगे। और फिर ऊपर के छिलके भी निकल जाता है और जो बीच का भाग छिलके के बाद का रहता है वो भी सही हो जाता है। तो छिलके के नीचे का जो भाग है वो गम है। ओके। और जो एकदम बीच का भाग है जो हरा ही निकलता है उसमें से। गम तो हो गया सफेद और येलो कलर में, ओके। और बीच का भाग होता है वो हरे कलर का होता है, उसको बोलते हैं कोरमा। कोरमा। ये प्योर प्रोटीन है। ओके, तो कोरमा कैसे निकलता है? और वो बीच का हिस्सा कौन सा हुआ? मान लीजिए ये फली है, फली के अंदर दाने निकल गए, जी जी। दाने के छिलके के नीचे से तो गम का पाउडर बन गया। जैसे ही छिलका निकलेगा ना, हाँ हाँ। छिलके के नीचे की जो परत है ना, हाँ हाँ। पतली सी, हाँ हाँ। वो परत होती है गम की। ओके। ये 30% के लगभग निकलता है। ओके। और इसका जो कोरमा है वो 20 से 22% निकलता है। ओके। और बाकी का जो मटेरियल होता है उसको हम चूरी कहते हैं। ओके। अब इसका क्या है कि जो चूरी है वो सीधी गायों के खाने के लिए काम में जाती है। ओके। इसका कोरमा भी पहले गायों को ज्यादा देते थे। अब क्या हुआ कि कोरमा रोस्टेड होके ये फॉरेन निर्यात होता है, ओके। वहां ये मछलियों को दिया जाता है, मछलियों के अंदर प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए। ओके। और इसके साथ ही कुछ लोगों ने इसका तेल निकालना भी शुरू किया है कोरमा का। ओके। वो तेल भी गायों को देते हैं दूध बढ़ाने के लिए, ओके। तो वो यूज भी आता है। अब इस रिसर्च इस काम में लगे हुए हैं कि इसके अंदर जो टॉक्सिन है वो जो पशु तो खा सकते हैं पर मनुष्यों के खाने का काम का नहीं है कोरमा में। तो वो टॉक्सिन निकालने के बारे में कुछ प्रयोग चल रहे हैं। यदि वो टॉक्सिन निकल जाता है तो फिर ये ग्वार ये प्रोटीन कमोडिटी हो जाएगी, फिर गम के दाम नहीं रहेंगे, फिर उस कोरमा के भाव रहेंगे। जैसे प्रोटीन की बड़ी समस्या है और बहुत महंगा है प्रोटीन, तो प्रोटीन इसमें से निकलेगा। ओके। तो उस पर भी रिसर्च सब जगह चल रहा है, यूएस में भी चल रहा है और अपने राजस्थान में चल रहा है और भी कई भागों में चल रहा है। लोग इस पे रिसर्च कर रहे हैं व्यक्ति अपने खुद के निज के स्तर पर। तो ये तो हो गया चूरी और कोरमा जो बाय अब प्रोडक्ट है। गम के इस्तेमाल का बताइए, क्योंकि काफी इंडस्ट्रियल यूजेज है, जी। तो लोग ये भी जानना चाह रहे हैं कि ग्वार गम का अब इस्तेमाल इसका कहाँ कहाँ इसका होता है? गम निकलता है मिलों में, जो जैसे पाउडर मैंने के बताया तौर उस पे। पर नहीं, पाउडर नहीं, वो दाल के रूप में ओके। जो छिलके के नीचे का भाग है ओके। उसको ये पाउडर प्लांट में बेचते हैं। ओके। पाउडर प्लांट इसको पिसाई करके पाउडर बनाते हैं। ओके। फिर इस पाउडर से जो जो रिक्वायरमेंट इनके पास आती है फॉरेन की, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना केमिकल मिला के उस पाउडर को तैयार करते हैं। तो ये पाउडर के यूजेस के बारे में आपको बताऊं पहले कि इसमें 2 ग्रेड होती है। ओके। एक ग्रेड तो होती है फूड ग्रेड, ओके। जो फूड में काम होता है, जैसे आपका आइसक्रीम है,
ये बहुत चॉकलेट्स सारे वगैरह है चॉकलेट्स है, उसके अलावा अपने मेडिसिन है, फार्मास्यूटिकल। जहाँ पे स्टिकी एजेंट के तौर पर, हाँ जहाँ पे चिपचिपाहट थोड़ी सी जो दांत में आपको फंसे खाने के दौरान, उस तरह की चीजें। हाँ मुझे लगता है पिज्जा वगैरह में भी रहता, चीज हाँ, वगैरह में रहते होंगे। बहुत बहुत चीजों में जाता है ये, हम्म, मतलब सैकड़ों जिनसों में ये यूज होता है। हम्म, तो वो होगी फूड ग्रेड का। हाँ हाँ। एक होता है ऑयल ग्रेड का, तो उसको एफएस ग्रेड बोलते हैं। तो वो आता है सबसे ज्यादा काम ऑयल ड्रिलिंग में। ओके तो ऑयल ड्रिलिंग के अंदर ही सबसे बड़ी खपत होती है। ओके, यदि इस ऑयल गम की। ड्रिलिंग के अंदर यदि अभी मांग निकल जाए, हम्म, तो मुझे लगता है कि पूर्ति करना अभी मुश्किल हो जाएगा। जैसे 2011-12 में ऑयल ड्रिलिंग में मांग निकली थी, हम्म, उस मांग निकलने के पीछे एक जो रीजन मैंने अब तक समझा है या मेरी समझ में आया है, वो ये था कि यूएस चाहता था कि हम ज्यादा इस्लामिक कंट्रियों के भरोसे न रहें और खुद के कुएं खोदें। ओके तो उसने 2011-12 में अनाप शनाप कुओं की मात्रा बढ़ाई। ओके तो उसमें इस गम का जो खपत हुई इस गम की, तो इस गम के भाव पहुंच गए थे 1,05,000 रुपए क्विंटल। ओके। तो ये उस समय ऐसा हुआ था। तो वो एक पॉलिटिकल कूटनीतिक बात थी कि भी इस्लामिक कंट्री के भरोसे नहीं रहना है, हमें क्रूड का खुद का उत्पादन करना है। तो उसमें बहुत खपत हुई थी। इसके अलावा जो विस्फोटक जितने भी बनते हैं ना, बम जो बनते हैं, ओके। तो उसके अंदर भी इस गम का उपयोग होता है। अब वो सीक्रेट है कि किस तरह से इसका उपयोग होता है। और इसके अलावा जो डाइंग है, जो डाइंग है, पेपर इंडस्ट्रीज पेपर वगैरह इंडस्ट्री है, है, फार्मा सेक्टर है। हाँ बहुत बहुत सारे। सारे आइटम है ऐसे, मतलब इतने अनाप शनाप आइटम इसके जिनमें ये यूज होता है। तो फिर क्या हुआ कि जब ये 1,00,000 रुपए गम हुआ, तो यूएस ने इसका सब्स्टिट्यूट निकाला। ओके तो एक सिलिक वाटर नाम से एक केमिकल आने लगा, वो उसका प्रयोग करने लगे, ओके। क्योंकि सर्टिनिटी नहीं थी भावों की, इस तरह से भावों का बढ़ हाँ जाना। हाँ हाँ हाँ। तो जब भी किसी प्रोडक्ट को बदलते हैं केमिकल में दूसरे में, तो फैक्ट्री उसको मिल में फैक्ट्री में चेंज करना पड़ता है, मशीनरी को सेटअप चेंज करना पड़ता है। बिल्कुल। तो सिलिक वाटर पे चले गए। तो वो क्या है, सिलिक वाटर का प्रचलन बढ़ गया, तो गम का प्रचलन कम हो गया। तो अब तक क्या है, गम सस्ता होने के बावजूद भी वो सिलिक वाटर को ही लिए बैठे हैं कि अब यदि सिलिक वाटर से वापस गम की तरफ जाएंगे, तो कल को ये ना हो जाए कि भी गम की डिमांड बढ़ गई और फिर गम के भाव बढ़ गए। तो अभी वो सिलिक पाउडर पे ही चल रहे हैं। ओके। पर इसमें एक पॉजिटिव बात ये है विष्णुमोहन जी, कि बाइडेन ने जब चुनाव लड़ा तो उसने ये कहा था कि हम पर्यावरण की शुद्धि के लिए ज्यादा काम करेंगे, क्योंकि पूरे संसार में जलवायु परिवर्तन हो रहा है। बिल्कुल। तो ऐसे में हमें या सबको ये लगा था कि ये सिलिक वाटर बंद करके इसकी जगह वापस गम का उपयोग इस्तेमाल करेंगे। ये करके कि हाइब्रिड ऑर्गेनिक चीजें है ऑर्गेनिक और चीजें हैं कि और एग्री हाइब्रिड है, सेक्टर की चीजें तो हैं। एग्री सेक्टर की चीज है। पर उसकी तरफ ज्यादा कोई मेरे बाइडेन ने कोई ऐसा ध्यान नहीं दिया। शायद उसके पीछे भी ये कारण रहा होगा कि एक सीमित एरिया की फसल है ये, तो इस संसार में कहीं यदि ग्वार का उत्पादन होता है तो उसमें मुख्य भारत है, उसके बाद में 10-12 लाख बोरी तो का पाकिस्तान होता है। ओके, तो ऐसी क्या क्लाइमेटिक कंडीशन है कि राजस्थान में ही आमतौर पे होती है, क्या इस तरह के ड्राइनेस वगैरह? देखिए या इसके दो कारण हैं। एक तो शुष्क, मतलब इसको ज्यादा पानी नहीं तो चाहिए। ऐसे तो गल्फ कंट्रीज भी ये क्लाइमेट को हाँ प्रेफर हाँ, कर नहीं सकती हैं। उसमें एक कारण है आपको बताऊं, गल्फ कंट्री में तो बंजर जमीनें ज्यादा है, जो रेतीली है एकदम, वो बंजर जमीनें हैं। ओके। और फिर वहाँ बरसात की भी आपने देखा होगा, सुना होगा आपने, वहाँ बहुत कमी है। बिल्कुल, बहुत कम। तो यहाँ थोड़ी बहुत बरसात हो जाती है। तो राजस्थान में क्या है कि लोगों के पास बड़ी क्वांटिटी में जमीन है, यहाँ पॉपुलेशन कम है और जमीन ज्यादा है। भाई हम जिलों की बात करें तो आप देखिए, 28,000-29,000 वर्ग किलोमीटर में एक बीकानेर है, तो ये 30-32 हजार वर्ग किलोमीटर के अंदर बाड़मेर है, 32-34 हजार वर्ग किलोमीटर में जैसलमेर है। यानी कई तो राज्य भी इनसे बहुत छोटे हैं, जिलों से बिल्कुल छोटे बिल्कुल राज्य हैं। बहुत कई सारे। तो यहाँ इतने बहुत जमीनें हैं। तो वो क्या करते हैं कि जब मानसून का मौसम आता है, बरसात होती है अच्छी, तो 2 इंच 2.5 इंच बरसात हो गई तो ग्वार की बिजाई कर देते हैं। पर और है, जिस तरह की बारिश हुई उस हिसाब से फसल उस हो जाता हिसाब है। से फसल हो तो जाती उनके है। लिए डिपेंडेंसी इनकी ज्यादा इस इलाके की बढ़ रही है। तो आपको लगता है कि जो ग्वार है, इस फसल को एक जियो टैग इसको मिलना चाहिए, एक टैगिंग होनी बहुत जरूरी है राजस्थान के ग्वार की, क्योंकि देखिए, एक तो प्राइमरी आपका स्टेट भी है ये, और इस तरह की फसल भी हाँ, और कहीं नहीं होती कि इस और क्वालिटी कहीं की। नहीं होती। यदि भारत सरकार चाहे तो ये भारत की मोनोपोली हो सकती है इसमें, कि आपको 10-12 लाख बोरी पाकिस्तान के अलावा कहीं उपलब्ध नहीं है, तो गम के भाव से फायदा उठाया जा सकता है। और जब इसके इतने यूजेज हैं तो इसकी खपत में वृद्धि की जा सकती है। पर मतलब ऐसा लगता है कि इसकी ओर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया।
और वो जो 2011-12 में जो घटना हुई थी 1 लाख रुपए गम के भाव का हो जाना, वो ऐसी घटना थी जिसने इसके व्यापार को, इसके इंडस्ट्रीज यूजेज को चौपट कर दिया। मैं अभी पिछले दिनों कुछ डाइंग वाली एरिया में गया था, तो डाइंग में भी काफ़ी लोगों ने अपनी वो चेंज कर दिए, गम की जगह वो उसमें दूसरे केमिकल पे आ गए हैं। अब उनका ये कहना था कि दूसरे केमिकल से चमक ज़्यादा आती है, पर उसकी लॉन्ग लाइफ ज़्यादा नहीं है, गम की लॉन्ग लाइफ ज़्यादा है। पर वो कह रहे हैं कि अब चलन बढ़ गया, चमक का, तो हम फिर इसी को यूज करने लग गए और ग्राहक भी उसी तरह का मांगने लग गए। हालांकि वो बोल रहे हैं, बोले इसकी चमक कम समय तक रहती है, फिर बाद में ये फीकी हो जाती है चमक, जबकि गम की जो हम करते थे पहले डाइंग, वो लंबे समय तक टिकती थी। तो ऐसे क्या भावों की वजह से काफी चीजों में परिवर्तन होता गया ना, तो ये वजह थी। मेरा ये मानना है कि एग्री कमोडिटी में जो लंबे समय तक खराब होने वाली चीज नहीं है। यदि कोई व्यक्ति मौसम को देखकर, मौसम की भविष्यवाणी को देखकर या जलवायु परिवर्तन को देखकर यदि एग्री में निवेश करना चाहे, तो स्टॉक के लिए सबसे बढ़िया जिन्स है। ओके, मतलब कभी भी पेरिशेबल आइटम नहीं है, आप आराम से 10-15 साल तक स्टॉक करके मतलब रखिए। इसको आप लॉन्ग टर्म मतलब ट्रेड इसका कर सकते हैं। कमर्शियल क्रॉप है और हर Commercial crop जगह इंडस्ट्री में, इतने वास्ट इंडस्ट्रीज में यूजेज है, हाँ। तमाम तरह के फायदे हैं और इतने तरह के प्रोडक्ट भी निकलते हैं इससे। जी जी। अब देखिए, यदि उसने हम दूसरी कमोडिटी की बात करें, जैसे चना है, सरसों है, सोयाबीन है, तो लंबे समय तक टिकती नहीं है। यदि मस्टर्ड को आपने रोक लिया 1-2 साल, तो उसमें ऑयल कंटेंट है वो कम हो जाएगा। चना को आपने रोक लिया तो उसमें घुन लगने का खतरा है, फिर आपको रसायन से उसको वो करके रखना पड़ेगा। तो मतलब कोई ऐसी कमोडिटी नहीं है मेरी जानकारी में जिसको इतने लंबे समय तक आप सुरक्षित रख सकें। इसके लिए किसी आपको जरूरत नहीं है इसको सेफ रखने के लिए, कोई कुछ करने की। बैग में डाला, भर के रख दिया, पड़ा है बस। शुक्रिया पोखराज सर, आपने धन्यवाद। वक्त निकाला और ग्वार की एबीसीडी पाठशाला, क्योंकि हम भाव की बहुत बार बातें करते हैं जी, और जी। भाव को की बातों को लेकर काफी बार विवाद भी होता है, तो जी, मैं जी। कोशिश करता हूँ कि लोगों को जागरूक करूँ। जी, हमारी जी। कोशिश होती है कि भाव की कम सोच के दौरान हम कर ही लेते हैं, एनालिस्ट का काम है। जी। आप फंडामेंटल लोग विश्वमोहन जी, हैं, ग्राउंड पर जाते हैं। हाँ। विश्वमोहन जी, भाव का विवाद भले ही हो, और यदि ऑन एयर यदि हेल्थी विवाद है, तो उससे आपके व्यूअर को फायदा ही मिलता है। बिल्कुल नहीं, मैं ये कोशिश यही करता हूँ क्योंकि हर किसी का अपना व्यूज है, वो अपने व्यूज पे अगर कायम है, हो सकता है कि कोई भी एनालिस्ट 100% दुनिया में कोई भी सही कोई नहीं नहीं, होता कोई है। नहीं होता। अगर आप 50-60% भी सही है, क्योंकि आप स्टॉप लॉस लगा के देते हैं, तो भी जी। आप पैसे बना के देंगे लोगों को। जी। लेकिन आपके अपने पोजीशन के हिसाब से, आपके हिसाब से अगर बात नहीं होती है, तो इंडस्ट्री में बहुत सारे विवाद होते हैं। जी। तो हमारी कोशिश होती है कि लोगों को जागरूक करें, लोगों जी, को जी। समझाए। अब भाव की बात तो रोजाना हर दिन शो में होते हैं, तो इस जी, तरह जी। की बातें भी होनी चाहिए ताकि देश के हर लोग समझे, दायरा हमारा बढ़े, मार्केट का दायरा बढ़े। जी, जी, यही जी। हमारी कोशिश थी जी, जी। इस खास पेशकश में। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। धन्यवाद। तो कमोडिटी विश्वमोहन जी। विशेष की इस खास पेशकश में यही समेटते हैं, फिर इसी तरह के शो को फिर से लेकर आएंगे। तो आपने ग्वार की पूरी क्लास सुन ली, तो आज इस ग्वार की क्लास को यहीं समेटते हैं, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।